2 घंटे की बारिश, 8 घंटे का ट्रैफिक जाम, हजारों लोग सड़कों पर फंसे और कईयों को घर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। रात ऑफिस में ही गुजारनी पड़ी। यह हालत थी बीती शाम गुड़गांव की, जिसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। जी हाँ, ये वही गुड़गांव है जहां दुनिया की गूगल, मेटा जैसी नामी गिरामी कंपनियों का रीजनल हेडक्वार्टर है। जी हाँ, ये वही गुड़गांव है जो हर साल करीब 48,000 करोड़ रुपए बतौर इनकम टैक्स देता है। लेकिन गुड़गांव को ही क्यों बदनाम करें? चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बंगलुरु हो, थोड़ी दिल खोलकर बारिश हो गई तो कमोबेश सारे जगह यही हालात हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कभी कभार, ये कमोबेश हर साल का माजरा है। आखिर क्यों? क्या हमने इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है? आखिर कब हम सचेत होंगे? कब हमारी टाउन प्लानिंग दुरुस्त होंगी? लेकिन ये जो तस्वीरें हमने गुड़गांव की देखी बीती शाम, उससे पहले हमने बारिश की और भी तस्वीरें देखी। वो तस्वीरें देखे हमने पहाड़ों की। तो जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि मामला सिर्फ महानगरों का नहीं है या फिर टाउन प्लानिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बेतरतीब विकास का भी है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का भी है। नतीजा हमारे आपके सामने है। पहाड़ों में अचानक बादल फट जाने की घटनाएं आम हो गई हैं। अकेले हिमाचल में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज ज़रूरत है बेहतर टाउन प्लानिंग की, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आखिर क्यों? क्या अब समय निकल गया है या फिर अभी भी मौका है सुधरने का? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों के पास चलते हैं। इस बार मॉनसून जल्दी आया और जम कर आया और देखते देखते कहर भी बन गया। सितंबर आ चुका है, लेकिन कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक बादल फटने, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जल प्रलय की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अकेले हिमाचल में जून के बाद से लैंडस्लाइड और बाढ़ में 300 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा तो 60 लोगों को लील गया। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में 34 तीर्थयात्री मारे गए। उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड ने पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। पंजाब में 40 साल की सबसे भीषण बाढ़ आई है। आज हाईवे समेत देश की हजारों सड़कों पर यातायात ठप है। हजारों गांव और कई शहर बाढ़ में डूबे हुए हैं। मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम जैसे मेट्रो शहरों में जल भराव आम बात हो गई है। ऊपर से भारी बरसात और बादल फटने की घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार लगती हैं, लेकिन विद्वान मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर आपदाएं मैन मेड डिजास्टर हैं। हिमालय को अपेक्षाकृत युवा और अस्थिर पर्वत श्रृंखला माना जाता है, मगर हिमालय क्षेत्र में अंधाधुंध बस्तियों, पर्यटन स्थलों, बांधों और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। बिना पर्यावरण का ध्यान रखे खनन किया जा रहा है। बांधों के निर्माण से नदियों में गाद जमा हो रहा है, जिसका कोई प्रबंधन नहीं है। नदी के कैचमेंट एरिया में मानव बस्तियां बस रही हैं। धरती का ग्रीन कवर लगातार कम हो रहा है। शहरों में नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। नालों और नहरों की सफाई नहीं होती। पानी निकलने का रास्ता बंद होता जा रहा है। ऐसे में मामूली बारिश में भी शहर तैरने लगते हैं। मौसम का थोड़ा सा बिगड़ना बड़ी आपदा बन जाता है। यही नहीं, लगातार बढ़ते प्रदूषण, रासायनिक खेती, खनन जैसी गतिविधियों का परिणाम यानी जलवायु परिवर्तन भी साफ दिख रहा है। इसी साल जब पूरा देश बारिश से त्राहिमाम कर रहा है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में सूखे की स्थिति है, जबकि ये राज्य ज्यादा बारिश के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब भी नहीं जागे तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वैज्ञानिक तरीकों से ऐसी आपदाओं को कम किया जा सकता है? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर एम रामाचंद्रन साहब, जो कुछ दिन पहले तक अर्बन डेवलपमेंट का कारोबार जिम्मेदारी संभाली थी और केंद्र स्तर पर कैसे अर्बन प्लानिंग बेहतर की जाए इसके लिए काफ़ी काम इन्होंने किया था। एक आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये इन्हीं के कार्यकाल में काफ़ी ज़ोर शोर से शुरुआत हुई थी और कई सारे किताबें लिखी हैं इन्होंने।
नाइट फ्रैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब हैं, जो आमतौर पर अभी जो हम लोग कहते हैं ना कि बेतरतीब विकास हो रहा है, फिर स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक विकास हो रहा है, उसके लिए कई सारे एजेंसी को, सरकार को ये समय समय पर सलाह मशवरा देते रहते हैं और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं पूरे टाउन प्लानिंग के ऊपर। लेखिका और कॉलमनिस्ट अद्वैता काला हैं और पर्यावरणविद विमलेंदु झा हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम रामाचंद्रन साहब आपसे मैं करना चाहूँगा कि आप जब थे सरकार में तब भी कई सारे अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट दिया होगा आपने। जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं, अर्बन प्लानिंग करते हैं, तब कागजों में जो चीज़ें दिख रही होती हैं और ज़मीन पर जो चीज़ें उतर गई होती हैं, दोनों में बड़ा ही अंतर दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने गुड़गांव की तस्वीर देखी, शुरुआत में अर्बन प्लानिंग से, टाउन प्लानिंग से करें, तो गुड़गांव की जो तस्वीर देखी उसमें कहाँ दिक्कत होती है ऐसे मामलों में? क्या हमारी प्लानिंग के लेवल पे दिक्कत होती है, फिर प्लानिंग को लागू करने में दिक्कत होती है? एक तो सबसे पहले मुझे जब आपने आमंत्रित किया लक्ष्मण जी, मैं उस बात को याद किया जो कई साल पहले ये कहा गया था कि विकास और पर्यावरण विकास, इसमें जो संतुलन का मामला है वो बहुत सिंपल मामला नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अब वो बार बार हमको देखने को मिल रहा है। हम जल्दी में हैं कि अवस्थापना में सुधार लाएं, बहुत कुछ जोड़े, जल्दी करें, लेकिन अगर शहरों की बात कहें, ड्रेनेज एक मुख्य विषय है जिसके बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं जाता है। आपने शहरी विकास मिशन के बारे में बात किया, उस समय भी मैंने देखा था कि जो चीज दिखता है शहरों में, लोग उस प्रकार के कार्यक्रमों को लेना चाहते हैं। ड्रेनेज और सीवरेज ऐसा काम है जो दिखता नहीं है, लेकिन फ्लाईओवर बना लिया तो वो दिखता है। तो फिर मैं वापस उसी बिंदु पर जाऊंगा कि शहरों के संबंध में वो एक ड्रेनेज का एक पूरा मास्टर प्लान चाहिए। वो बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलता है, अगर कहीं है तो उसके हिसाब से काम को आगे ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अब शहरों का जो काम कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल तक सीमित नहीं है, कहीं पर हाईवे है, कहीं पर अन्य कोई विभाग या अन्य कोई एंटिटी उसमें आ जाता है। उन सबके साथ संतुलन बहुत जरूरी होता है। कई जगह मेट्रो का काम हो गया, कई लोग कहते हैं कि मेट्रो का जो पिलर्स बनाने का जो काम किया है, उसके बाद जो ड्रेनेज के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा सड़क पर रुकने लगा है। तो एक व्यापक तरीके से, एक समन्वित तरीके से पानी को बाहर निकालने का, कितना हेवी रेनफॉल है और उसको किस तरह के कम समय में हम निकालें, इस प्रकार का एक आसूत्रित व्यवस्था मैं समझता हूँ शायद ही किसी शहर में हो। मुंबई से बड़े शहरों को छोड़ करके जहां पर काफी कुछ काम करने की कोशिश किया गया। तो समस्या यही है कि हम इस बात को समझ करके उस हिसाब से उसके लिए तैयारी करने को रेडी नहीं होते हैं, वही सबसे बड़ा मुश्किल होता है। और चाहे आपने शहरों का जिक्र किया, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में पहले मुझे काम करने का मौका मिला था। यही विकास को हम तेजी पे ले जाते हैं। अब लोग पूछते हैं कि अच्छे सड़क बने हैं जो जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन सड़क बनाते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, शायद ही उतना ध्यान दे पाते हैं या हो पाता है, क्योंकि जल्दी में हमें काम को पूरा करके दिखना है, लोगों को दिखाना है कि हमने ये काम कर दिया है। तो कहीं वो जो संतुलन वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं समस्या है और उसी वजह से बार बार हमको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसके 2 हिस्से में हम लोग तोड़ लेते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक बात कर सकें। एक जो तात्कालिक समस्या है जो गुड़गांव जैसे शहरों में देखने को मिलती है, जिसको टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग का नाम दे दीजिए। दूसरा जिसका जिक्र आपने किया और आपने कहा कि आपने इसमें काफ़ी काम भी किया हुआ है कि एनवायरनमेंट के साथ कैसे तालमेल बैठा के आगे बढ़ा जाए। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें हिमाचल जैसी घटनाएं, उत्तराखंड जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो पहले हिस्से में हम लोग अभी अपने बातचीत को लिमिट रखते हैं। गुलाम जिया साहब, बड़ा अच्छा बात इन्होंने कहा रामाचंद्रन सर ने कि आमतौर पर टाउन प्लानिंग में फोकस उस पर किया जाता है, अर्बन प्लानिंग में जो चीज़ें दिखती हैं, ताकि लोगों को लगता है जो चीज़ें दिखती हैं वो बिकती हैं। अब जब बिल्डर भी घर बना रहा था तो पहले बाहर अच्छे से ग्रीनरी लगा लेता है, बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें बना लेता है ताकि लोग आएँ, लेकिन अंदर खाने में अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती हैं उस पर बहुत फोकस नहीं किया जाता आमतौर पर अर्बन प्लानिंग में। आपकी राय क्या है इस पर? बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण जी। चूंकि एक्सपर्ट की राय है और उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये हमने भी कई जगह देखा है। दरअसल मुंबई में तो उन्होंने भी कहा, जनाब ने कहा है कि मुंबई में तो कुछ काम हुआ भी है,
मुंबई में आज से कुछ 17-18 साल पहले ब्रिमस्टोन नाम की एक पूरा सिस्टम लाया गया था जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए खास तौर से फोकस किया गया। और दूसरी तरफ दूसरे शहर जैसे चेन्नई में तो अक्सर ही बाढ़ की समस्या आती रहती है, लेकिन बेंगलुरु ये वो शहर था जो कई अरसे तक बहुत ही सुकून से यहाँ पर गुजारा हो रहा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में न केवल बरसात के मौसम में, बरसात के अलावा भी थोड़ा सा भी अगर पानी बरसात थोड़ी भी बूंदे अगर पड़ जाए तो कई जगह पानी का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, और उसमें इवन डेथ नॉन मॉनसून पीरियड में भी पानी के इकट्ठा होने से अंडरपासेस में गाड़ियों के अटकने से लोग मरे हैं, जो शायद दिसंबर और जनवरी जैसे महीनों में हुआ है। बहुत सारे कारण हैं। हमने इस पर एक काफी डिटेल में एक रिपोर्ट लिखी थी। बेंगलोर में जब ये मसाइल खड़े हुए तो उमूमन इसका सबसे पहला ब्लेम चला जाता है डेवलपर के सर के। डेवलपर ने सारे लेक्स पार्ट दिए और उन लेक्स की जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। हो सकता है वो इमारतें भी बनी होंगी, लेकिन उन इमारतों के बनने से ही कई सारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। तो जो उन इमारतों के बनने से गवर्नमेंट का जो कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर उन सारी चीजों को प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाए तो वो सारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है बेंगलुरु में, वो आज से 8 साल पहले बनाया जा सकता था उसी रकम से जो रकम आप प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से वसूल कर रहे हो। तो ये एक बैलेंस जो मैं पूरी तरह से मिसिंग देखता हूं। प्लानिंग को तो उमूमन ब्लेम किया जाता है, अर्बन प्लानर्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उनके सर भी ये ठिकाना नहीं फोड़ सकते, क्योंकि इनके प्लानिंग के बाद जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है कि लैंड एक्विजिशंस कैसी हो, फंडिंग कैसी हो, और चूंकि ये सारा कैश फ्लो जो रिक्वायर्ड है, तो अगेन ये बात चूंकि ये सारी चीजें अंडरग्राउंड चली जाती हैं तो इसको सिक्योरिटाइज भी नहीं किया जा सकता। इस पर फंड रेजिंग के लिए भी कंसर्न्स हैं। अब जाके काफी सारे बॉन्ड्स वगैरह, सिविक बॉन्ड्स वगैरह आने लगे हैं। पहले तो फंड्स की कमी के कारण ये उमूमन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। और ये सारे मसाइल इतने सारे हैं, अगर आप उनको सही परिस्थिति में रखें, बहुत ही आसान सोल्यूशन है। हम कई करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी के सामने हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को दोबारा ले करने में लगाया जाए, जो मुंबई में हुआ है। यकीन माने, आपने शुरुआत जब की थी आपने कहा था कि तकरीबन हर साल कम से कम मुंबई में, तो मैं पिछले 50 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 55 साल की मेरी आयु है, और उस दौरान मैंने कईयों बार, हर साल कम से कम 2 बार सारा मुंबई तितर बितर हो जाता है। बच्चे 2 दिन घरों में बैठते हैं। ये चीज कई अरसे तक चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ा सा सुधार आया है, क्योंकि स्ट्रक्चरली उन्होंने कोशिश की है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसको दोबारा ले किया जाए और उस पर फोकस किया जाए कि उसमें किसी तरह का प्रदूषण ना उसमें आए, लोग उसमें अपना कचरा ना डंप करें। ये सारी चीजों का ख्याल अब रखा जा रहा है, तो मुंबई थोड़ा सा बेहतर है। इसके बावजूद भी हर साल कम से कम 3-4 दिन तो बरसात के नजर हो ही जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है। दूसरी तरफ हमें मौसम को भी देखना है। मौसम में तब्दीलियां, वेदर चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आएंगे गुलाम जिया साहब, इस पे हम लोग वेदर चेंजेस पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा आगे चल के इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इमीडिएट लोगों को जो तत्कालिक दिक्कतें हो रही वो बड़ा ही पेनफुल है। अब सोचिए कि गुड़गांव जैसे शहर में, दिल्ली के बगल में है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार एक दूसरे को पॉलिटिकली ब्लेम कर सकता है कि नहीं जी आपने ऐसा किया, हमारी सरकार है। दूसरा कि इतने बड़ी बड़ी कंपनियों को हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जब ये हालत होती है तो एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। ऐसे समय जब आप अपने आप को बहुत ही तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, गुड़गांव इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा वेन्यू भी है। अद्विता काला, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं गुड़गांव की निवासी भी हूँ, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल फर्स्ट हैंड है कि यहाँ पे कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ के आम लोग। और ये साल पर साल चलता ही रहता है। इसमें कोई चेंज या कुछ इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता। ये एक अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में दुर्घटनाएं घटती हैं। पिछले महीने जब ये फिर से ऐसी परिस्थिति थी तो 2 लोगों की मौत हो गई इलेक्ट्रोक्यूशन से, एक महिला और एक युवक की। उस समय मैंने सोचा कि अगर लोगों की अब मौत भी हो गई है तो कुछ तो करेंगे,
थोड़ी बहुत जागरूकता आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, पर कुछ नहीं हुआ। आज हम फिर से उसी परिस्थिति में हैं, फिर से वही फ्लडिंग की सिचुएशन है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिनको निकलना है वो उनको तो निकलना ही पड़ेगा। बाकी सब हम लोग घर पे ही बैठे हैं। हमारे पास तो वो ऑप्शन है कि घर पे बैठ जाएं एक दिन के लिए, पर और लोग जिनकी रोजी रोटी डेली वेजेस पे चलती है वो कैसे घर बैठ सकते हैं? अगर कोई बीमार हो, उसे अगर अस्पताल जाना हो या कीमोथेरेपी के लिए जाना हो, तो वो कैसे निकलेंगे घर के बाहर, कैसे पहुंचेंगे अपने अस्पताल? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन समझ ही नहीं पा रही है। जो हम अंग्रेजी में एम्पैथी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रैक्टिकलिटी है और एम्पैथी भी होनी चाहिए। ये एम्पैथी सरकार की कहाँ है कि लोग इतना परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि साल बेसाल ये चलता रहता है। हमारा ये गोल्फ कोर्स रोड जो मेन आर्टीरियल रोड है गुड़गांव का, और कहते हैं कि बहुत अंतर्राष्ट्रीय है स्तर में, आज उस पे भी पॉट होल्स हैं। पूरे शहर में तो है ही, अब वहां पे भी पॉट होल्स मिल रहे हैं। अब आप कहोगे बारिश की वजह से हुआ है, ये हुआ है। एक्सक्यूजेस हजार हैं। यहाँ पे एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को ठहराती है रिस्पॉन्सिबल। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और आज मैंने एक और चैनल पे देखा कि पुलिस कह रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। अब ये एक कोई अनप्रेडिक्टेबल या वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस तो नहीं है। गुड़गांव का तो हाल हर बारी ऐसे ही होता है। तो कोऑर्डिनेशन अगर अब तक इन लोगों ने उस तरफ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, तो ये स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट कहाँ करेंगे? क्योंकि मास्टर प्लान तो इन्होंने घूस दे के मास्टर प्लान तो गया तेल लेने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि ठीक है, मास्टर प्लान, स्ट्रक्चर चेंजेस वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहला जिसमें कोई खर्च नहीं है वो सिर्फ एक पेपर वर्क है कोऑर्डिनेशन का। वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। विमलेंदु, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन वाले इशू पे डॉक्टर रामाचंद्रन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे इस लेवल की दिक्कतें कैसे आ सकती हैं, जबकि बारिश होगी, ये सारा कुछ अब पहले से पूर्वानुमान रहता है। और गुड़गांव जैसे शहर में वहाँ तो अब काफ़ी चीज़ें हाईटेक हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी हाईटेक हो रखा होगा, तो कोऑर्डिनेशन का इशू तो अब तो कम से कम नहीं आना चाहिए। ये लापरवाही माने? आप तो बात सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में कमी जरूर है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है इन सब चीजों को देख करके व्यवस्था करने के लिए, लेकिन ये दो हिस्सों में हमें देखना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल लेवल पर या जिला स्तर पर जो काम चाहते हैं बड़े पैमाने का है, वो जिला स्तर पर उसके लिए फंड्स मिल नहीं पाता है, वो फिर राज्य स्तर पर जाना पड़ता है। तो राज्य स्तर से अगर उस तरह का आवंटन, मैं बार बार डिस्कशन पे उसी बात को उल्लेख करता हूँ। बृहन मुंबई में वो जो इस तरह के जल भराव समस्या को डील करने के लिए सेंट्रल योजना में 1000 करोड़ का व्यवस्था किया था। तो उतना उस बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने पर ही कुछ ना कुछ समस्या का हल हो सकता है। मुंबई में कुछ परिवर्तन आया होगा उस हिसाब से। तो मैं जब से आपसे बात करने का मौका मिला, मैं यही सोच रहा था कि हर एक शहर के बारे में ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उस शहर का 2-3 मुख्य समस्या क्या है, उसके लिए कहां से कितना हम फंड्स दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई नेशनल मिशन हैं, शहरी विकास मंत्रालय के कई कार्यक्रम है, उसमें ये निश्चित करें कि प्रायोरिटी उसको दे जो जिससे सबसे अधिक लोगों को उसका राहत मिल सके। अब ड्रेनेज आवश्यक है, रेनफॉल का फिगर देख करके वाटर के निकासी के लिए व्यवस्था करना है, पूरे सिटी के लिए व्यवस्था करके लोगों को ये बता दें कि हम इसको इस प्रकार करने जा रहे हैं। थोड़ा असुविधा हो सकता है, लेकिन इसको करने से पूरे शहर में इतने रेनफॉल में इतना पानी जो इकट्ठा होगा वो बाहर इस तरह जा सकता है। ये कमिटमेंट कोई करने को तैयार नहीं, ये बात सही है। और जैसे मैंने कहा कि अगर लोकल स्तर पर कोई करना भी चाहे, उस तरह का फंडिंग अवेलेबल नहीं होता है। मैं उसी बात पर वापस जाऊंगा कि ड्रेन बनाने से हो सकता है कि किसी को कुछ फायदा होता हो, लेकिन काम दिखता नहीं कि ड्रेन तो पूरे शहर में चलता रहेगा, तो किसी वार्ड को, किसी मोहल्ले को उसको फायदा पूर्ण तरीके से दिखता नहीं है। तो इन चीजों को हमारे उठना पड़ेगा। अब ये इन सब चीजों से उठना पड़ेगा हमें। और
करना पड़ेगा और फंड की समस्या कम से कम यहाँ तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं, हालांकि कहना कई बार इलॉजिकल लगता है कि हम 46,000 करोड़ रुपए दे रहा है इनकम टैक्स में, गुड़गांव तो सारा पैसा यहाँ खर्च कर दो, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आपको फंड का जब एलोकेशन करें तो कहाँ पे क्या ज़रूरत है उसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। विमलेंदु, आप इस पूरे मामले पर पर्यावरण वाले बात पे बाद में आऊँगा, लेकिन ये एक टाउन प्लानिंग में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ क्या है जो इस तरह की घटना को अंजाम देती है? सबसे पहले तो प्लानिंग ही मिसिंग है, और टाउन प्लानिंग के नाम पे प्लानिंग होता ही नहीं है। और इसमें बहुत बड़ी गलती, जो सबसे बड़ा वायलेटर जो है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और ऐसे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके कारण। अगर आप गुड़गांव का उदाहरण आप दे रहे हैं, अगर आप पहला मास्टर प्लान देखें जो 1962 का था, उसके अनुसार गुड़गांव बसना ही नहीं चाहिए था। गुड़गांव जब बसा उसके उपरांत जिस तरह से जो वाटर का जो नॉर्मल जो प्रोसेस है, अगर हम नदी के रास्ते में या फिर अपने वाटरवेज के रास्ते में भवन निर्माण करेंगे तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये स्थिति नहीं होगी? तो हमें अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन सेंस है। और वही स्थिति गुड़गांव की भी है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो दिल्ली हो। आपने जो निर्माण कार्य, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, असल में हमने क्या किया है, विकास और वाणिज्य का जो एक गहरा रिश्ता हमने बनाया है। हमने विकास को वाणिज्य की दृष्टि से, वाणिज्य के लेंस से, बिना वाणिज्य के चश्मे से देखा है, जिसमें हमने एक आडंबर, जो हम कहते हैं कि एक शहर चमकीला दिखे, लेकिन असल में उसके जो फाउंडेशंस हैं, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो, या फिर वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, उन सबों को दरकिनार कर दिया गया है। मैं मान सकता हूं कि अगर कोई बिल्डर जो है वो ड्रेनेज नहीं बनाए तो मैं मान सकता हूं, लेकिन जब सरकार ही नहीं बनाए तो उसकी गलती किसकी होगी? आज दिल्ली की जो स्थिति है, हम गुड़गांव के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली तो राजधानी है, गुड़गांव तो राजधानी भी नहीं है। सन 76 के बाद, 1976 के बाद हमारा ड्रेनेज मास्टर प्लान अपडेट ही नहीं हुआ है, वही पुराना 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम हम चला रहे हैं। तो ये विडंबना है। बहुत अच्छा लगता है कि हम आज की तारीख में इसके बारे में, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लोग अपनी गहरी गहरी बातें रखेंगे, सरकार को बोलेंगे, हम ये भी कहेंगे कि ये बिल्डर ने कर दिया और ये झुग्गी वालों ने कर दिया। धराली में जो विनाश हुआ, जो हम हर्सिल की बात करते हैं कि उसमें तो लोगों ने अपने घर बना लिए थे। लोगों को घर बनाने किसने दिया? वो 4 धाम यात्रा सरकार का जो सड़क है वो सरकार ने क्यों बनाई? अगर आप देख रहे हैं, ब्यास अगर बह रही है मनाली में और बाकी जगहों पे, तो सड़क पे क्यों बह रही है? क्योंकि आपने सड़क नदी के अंदर बनाया था। तो नदी अगर उस जगह को, अपने जगह को ले रही है, रिक्लेम कर रही है, अगर यमुना नदी लाल किले के पास बह रही है क्योंकि आपको लगा कि मोबिलिटी, एक चौड़ी सड़क, एक रिंग रोड जो है वही देश को ऊंचा बनाएगा। अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा सड़क, अच्छे कचरे का नियोजन, ये सारा चीज, और ये सब में गलती जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव, जो कि ब्यूरोक्रेसी की है, और हमारे नेता तंत्र का है। और हमारी गलती ये है कि हम लोग भी इसके बारे में कभी कभी सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, और इसके बारे में हम अपना प्राइवेट सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो क्या है कि अगर आपको मान लीजिए पानी खराब हो गया तो आप जल बोर्ड को या किसी अपने म्युनिसिपैलिटी को चिट्ठी ना लिख करके आप प्राइवेट पानी खरीदने लग जाएंगे। कचरे के बारे में तो सब लोग आप जानते हैं, दिल्ली जैसे शहर में भी लोग कचरे का अलग से पैसा देते हैं। उसी तरह से हवा अगर खराब है तो आपने एयर प्यूरिफायर लगा लिया। तो एक विडंबना ये है कि ये जो विकास की परिभाषा, और बहुत बार हम जैसे लोग पर्यावरण से है कि विमलेंदु जी, ये इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है ना कि आप सिस्टम से भरोसा आपका उठ गया। हम कहाँ देखें कि एक्वाई लेवल कम करने के लिए सरकार आएगी, कहाँ देखें सिस्टम कि है ही नहीं सरकार असल में सिस्टम कौन इसके पीछे जाए? इसलिए लक्ष्मण जी, पहले एक बार बताइए आप, इसकी गुरुगांव की परिकल्पना करने के पहले ये जिम्मेदारी किसकी थी कि यहाँ शहर बसना भी चाहिए या नहीं बसना चाहिए? अगर सन 62 में, जो कि हम लगभग 90 साल पुरानी, 80 साल पुरानी बात हम कह रहे हैं, जब कहा गया था कि नदी यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर हमने सेटलमेंट क्यों किया? अगर जो प्रवाह है अरावली से नजफगढ़ नाले तक का, जो पूरा का पूरा पानी का प्रवाह है, जो कि हम साउथ से नॉर्थ कहते हैं, और ईस्ट और वेस्ट में लगभग 60 कैनाल्स थे, आपने सबों को ब्लॉक कर दिया, तो पानी कहां जाएगा? इसमें हम कहेंगे कि गंभीर बारिश हो गई और क्लाउड बर्स्ट हो गया, और अनप्रेसिडेंटेड रेन नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड स्टुपिडिटी ऑफ गवर्नेंस है।
बिल्कुल। अद्वैत काला, आपने अभी सुना विमलेंदु को, ये बड़ा सही कह रहे थे कि हम लोग कई बार पर्सनल रेमेडी ढूंढ लेते हैं कि चलो यार अपना काम किस तरह हो जाए, इसका तरीका ढूंढ लेते हैं। एक सिस्टम पे या तो विश्वास नहीं होता है या फिर सिस्टम पे दबाव नहीं पड़ता है। इससे सिस्टम को भी लगता है चलो आदमी तो अपना ढूंढ लेगा, ये बारिश में फंसे हैं, बारिश खत्म हो जाएगी फिर सब कुछ अच्छा दिखेगा, तो ये एक रहेगा। ये एक टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन में तो मिलती है, क्योंकि आप देख लीजिए नोएडा बगल में है, नोएडा में कोई इश्यू नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी एट द वेरी टॉप, अगर लठ नहीं चलेगा जब चलना चाहिए, तो यही तो होगा। एक के बाद एक बस ब्लेम गेम चलता रहेगा और कुछ और नहीं चलेगा। वहां पे बिल्कुल एट द टॉप पीएम को फोन उठाना चाहिए। क्या वो न्यूज नहीं देख रहे हैं? क्या वो लोगों का हाल नहीं देख रहे हैं? उन्हें फोन उठा के डायरेक्टली बात करनी चाहिए इन लोगों से यहाँ पे, और कहना चाहिए कि ये क्यों बार हो रहा है और आप क्या करने वाले हैं, और तबादली करिए, इनको ट्रांसफर करिए जो नहीं कर रहे हैं। गुड़गांव बड़ी प्राइम पोस्टिंग है, यहाँ पे लोग आना चाह रहे हैं, और अगर वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे तो उनको ट्रांसफर करिए। आप किस चीज के लिए रुके हैं? क्या होना चाहिए? लोग भी मर गए, अब क्या हो कि आप कुछ काम करेंगे? और खासतौर से जिस इलाके की बात अद्विता कर रही थी, वो तो गुड़गांव का बहुत ही सबसे वीआईपी इलाका है। वहाँ पे कहते हैं लोग 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए के घर बिक रहे होते हैं। वहाँ की ये हालत है, तो बाकी जगहों में हालत इससे और ज़्यादा ख़राब होगी। तो कई बार होता है कि पॉश इलाका है तो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान ज़्यादा जाता है। गुलाम ज़िया साहब, एक जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग कमर्शियल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कितना ज़्यादा कमर्शलाइज होगा, मतलब इसमें नुकसान कितना, हम लोग कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। समय समय पे हम सर्कल रेट बढ़ा देते हैं कि चलो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं तो पैसा ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये सब करते वक्त हम लोग बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये अभी भी मिसिंग है पूरे सिस्टम से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये वंस अगेन जिसके मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर आप बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो सारे, केवल मैं प्रॉपर्टी टैक्स और इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहा था, जो रियल एस्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उसका एक फ्रैक्शन भी अगर इस शहर पर दोबारा खर्च किया जाए तो ये मसाइल का हल बहुत ही सरल है, सामने निकल सकता है। और दूसरा जो चैलेंज है वो तो ये भी है ना कि आप एक तरफ ये भी चाहते हो कि तरक्की हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका जीडीपी बढ़े, उसके लिए रेवेन्यू भी बढ़ना जरूरी है, पर उसके लिए बैलेंस अप्रोच बहुत आवश्यक है। और इसका जो दरअसल ये सारी चीजें शुरुआत होती है, अच्छी मास्टर प्लानिंग आप कर भी गुजरो, जैसे अभी मैडम बता रही थी नोएडा में है, बढ़िया मास्टर प्लानिंग है और कई जगहों पर है, पर उस मास्टर प्लानिंग को पूरी तौर पर एग्जीक्यूट करने में जो मसाइल आते हैं, ये चीजें खास तौर से जो अर्बन लोकल बॉडीज के मसाइल हैं, कि चाहे वो एक्विजिशन हो या टेम्पररी ट्रांसफर या रीअलाइनमेंट ऑफ लैंड यूजेज एक्सेट्रा, ये कई सारे मसाइल हैं जिनमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज्यादा होने के कारण उमूमन ये जो प्लान जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान जो डेस्क पर बनते हैं, जो दफातर में बनते हैं और जो एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें कई सारा अंतर आ जाता है और उसका कारण लोकल रेजिस्टेंस को दिया जाता है। हालांकि उस चीज को मैनेज किया जा सकता है पॉलिटिकली सही, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती है, तो और फिर आखिर में अर्बन प्लानर के ऊपर ब्लेम किया जाता है। लेकिन ये सारे का सारा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन वंस अगेन मसला ये भी है जनाब लक्ष्मण जी कि आज हम इस चीज पर बातें कर रहे हैं, 3 दिन बाद ये सारी बातें जैसे ही शहर सूखा होता है भूल जाएंगे हम। ये चीजें हम कई सालों से देखते चले आ रहे, होता रहेगा। एक और डिस्कशन आज आप कर रहे हैं, शायद अगले 2 दिन बाद हम सब भी भूल जाएंगे कि हमने इस किस्म की कोई डिस्कशन की थी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लोगों को इकट्ठे लाके उन सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह जमा करके इस चीज का हल निकालना जरूरी है। ये डिस्कशंस वरना इसी प्रकार चलते रहेंगे, अगली बारिश में फिर हम और आप मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म हल निकालना जरूरी है। लॉन्ग टर्म हल के साथ साथ एक चीज़ और, रामाचंद्रन सर, ये जो शहरों की प्लानिंग हम लोग करते हैं वो होना क्या चाहिए? क्या ये डिमांड बेस्ड होना चाहिए या फिर विजन बेस्ड होना चाहिए? बात सही है कि मास्टर प्लान बनाते हैं वो कई सालों के लिए होता है। मास्टर प्लान में बहुत कुछ जो प्राविधान करते हैं वो सारा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, या तो कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण या उतना संसाधन ना होने की वजह से। अब जैसे मैं शुरू में कह रहा था, आपने सही कहा कि हरियाणा, पूरे हरियाणा स्टेट के लिए
गुड़गांव एक प्रकार से सबसे मुख्य शहर है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उस शहर में अगर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी है तो सोचना चाहिए गुड़गांव के लोकल बॉडी को, गुड़गांव के प्लानिंग बॉडी को और राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार को भी उसका फायदा खास तौर से होता है। तो दोनों को मिलकर के सोचना चाहिए। और उसी पे मैं फिर मुंबई का मिसाल दूंगा। ब्रिमस्टोन वार्ड नाम है उस प्रोजेक्ट का, तो ड्रेनेज का एक विस्तृत व्यवस्था लिया था। तो हो सकता है कि राज्य सरकार को इसको प्राथमिकता देकर के इसको करना होगा। अब एक शहर की बात, लेकिन ये नहीं कि एक ही शहर के लिए करें। इस प्रकार समस्याएं जिन शहरों में मुख्य तौर पर हैं उन शहरों के लिए प्राथमिकता देना जरूरी होगा। एक बात और लक्ष्मण जी मैं कहना चाहूंगा कि हमने ये जो स्थानीय बातें हैं वो लोकली अच्छा कर सके, इसलिए वो 18 आइटम्स जो ड्रेनेज जैसे सबसे आइटम है लोकल बॉडीज को सौंप रखा है। राज्य सरकार को कुछ कम दखल करना चाहिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोकल बॉडीज के पास इतना संसाधन या तो नहीं है या ये प्राथमिकता में नहीं आता है। तो राज्य और लोकल बॉडी को मिल करके ये तय करना पड़ेगा इस शहर की मुख्य समस्याएं ये हैं जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करते हैं। उसके समाधान के लिए अगले 1 या 2 या 3 साल में हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और मैं इस बात का भी कहता हूं कि उस प्रकार काम करके लोगों को डिस्प्ले करें कि हम इस प्रकार ये काम करके इस शहर से इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हम कम्युनिकेट क्यों नहीं करते ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये भी आवश्यक है। ये भी आवश्यक है। गुलाम जिया साहब, चूंकि आप तो अलग अलग देशों के अर्बन प्लानिंग को काफ़ी गहराई से स्टडी करते हैं, तो सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं, दुनिया कई शहरों में हमने ये हालत देखी है। तो आपने कहीं कोई ऐसा आइडियल सिस्टम आपको दिखा कि काश ये अप्लाई किया जाए गुड़गांव में, दिल्ली में, चाहे मुंबई में, बेंगलुरु में, तो वो एक अच्छा तरीका होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो अर्बन फ्लडिंग को रोक सके, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर सके? सर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हम हर जगह हर बार देते हैं वो सारे का सारा नेदरलैंड जो वाटर सरफेस से नीचे है, उस शहर को, उस मुल्क को उन्होंने किस प्रकार बनाया है जहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती। तो ये तरीका है, साइंटिफिकली बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना, उनको सिंसियरली अडॉप्ट करना। आई एक्चुअली जो अभी थोड़ी देर पहले रामचंद्र जी बता रहे थे उससे मुझे ख्याल आया कि जब कुछ सालों पहले जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय मैं कम से कम 3 या 4 स्मार्ट सिटीज में मैं काम कर रहा था और उसमें लोकल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। रामचंद्र जी जिस चीज का जिक्र अभी कर रहे थे कि लोकल पॉपुलेशन को साथ लेके आगे बढ़ना, सारे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, लेकिन अगले कदम बढ़ते बढ़ते उस चीज को पॉलिटिक्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे हाईजैक किया कि जो शक्ल में स्मार्ट सिटी बननी थी और जो शक्ल में हमारे सामने आई उसमें कोई इतना मेल नहीं था, बिल्कुल ही नई चीज हो गई, कुछ अलग ही हो गया। तो अगर हम चाहें वो जो हमने वो कल्पना नहीं की होगी, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल। पर ये है, ग्लोबली ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम सामने रख के बेहतर शहरों की बुनियाद रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जो मुझे लगता है कि वो एक उपाय हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है अद्वैत काला, कि जब ऐसे तरह के टाउन प्लानिंग की बात हो या फिर बेहतर मैनेजमेंट की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कंज्यूमर है, यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब हो जाए शहर के निवासी हैं, उनके साथ तालमेल बिठा करके उनको कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टनरशिप किया जाए तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगी। बिल्कुल हो सकेंगी, पर वो होगा नहीं। और मैं बताती हूँ मैं क्यों ये कह रही हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 2 महीने पहले, तो हमारे लोकल जो पीएम है उन्होंने भेजा था मैसेज सबको कि अगर आप गुड़गांव के निवासी हैं और आपको मदद करनी है और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आप अपना फोन नंबर ये सब चीजें हमें दे दीजिए और हम आपसे जुड़े रहेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको देते रहेंगे, कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो। तो मैंने अपना नंबर सब कुछ दिया, जो मैं देती नहीं हूँ ऐसे पब्लिकली नंबर, पर मैंने उनको दे दिया कि कहा कि चलिए इस तरह एटलीस्ट कुछ यूज के हम हो सकते हैं। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं वापस नेताओं के पास जाऊंगी क्योंकि उनको पकड़ना पड़ेगा हमें। और मेरा ये नहीं है कि मैं एक पार्टी हूँ या दूसरी पार्टी हूँ। योगी जी नोएडा में है, यूपी में है, भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छा चल रहा है वहां। यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, पर यहाँ पे आपको ठेका मिल जाएगा, हर 200 मीटर पे आपको ठेका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पैसे खूब बनते हैं एक्सचेकर के लिए, वो तो मिल जाएगा।
पर अगर सुविधाएं चाहिए या कॉन्वर्सेशन चाहिए या कुछ आप हमारी सड़कें ठीक कर लो, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप शहर को कितना निचोड़ेंगे? पहले पुरानी सरकार और बिल्डर्स ने निचोड़ा, अब ये ठेका वेका डाल के प्रायोरिटीज इतनी गलत है इनकी कि अब इस हाल में हम निचोड़े जा रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ की जो एक्सपैट कम्युनिटी है वो बाहर आए कि कचरा उठाएं जमीन से, उन लोगों ने गार्बेज कलेक्शन रखा। आप सोचिए क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। ये तो एक ही चीज है अभी रेन की, पर आप पॉटहोल्स देखिए, आप इलेक्ट्रिशन के रिस्क्स देखिए, आप गार्बेज देखिए, और क्या होना है शहर में। विमलेंदु, क्या उपाय है? क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार कर नहीं रही है, जैसे कि अद्वैत ने बताया अभी, और पॉलिटिकल विल दिख नहीं रहा है। तो 20 साल बाद तो इन शहरों की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। 20 साल क्या, 5 साल 10 साल बाद ही बात करें तो। देखिए, ये सारे शहर जो हैं वो डिसमेंटल हो रहे हैं, हम और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की आप अगर देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे शहरों का, गुड़गांव, दिल्ली वगैरह का, लगभग 8 से 10 साल हमारा कम होता है दिल्ली और जैसे शहरों में रहने के कारण। हमारे पानी की व्यवस्था दोनों, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो भी खराब है। तो इन सब, और साथ ही साथ अब हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट इवेंट्स, तो हमें जब पता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी दोनों अगर ज्यादा बढ़ रही है, तो उसी के अनुसार हमें उस प्रोपोर्शनेट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन वो जमीनी तौर पे हमें दिखता नहीं है। हम एक ऐसे सोच में रहते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये अपने आप ठीक होने वाली बात नहीं है। मैं भी गुड़गांव में रहता हूं और मेरे घर से लगभग 200 मीटर दूर पे लगभग कूड़ों का पहाड़ है, और वो हर दिन रात में लोग आते हैं और कचरा डालते हैं। और ये किसी गुड़गांव के गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुड़गांव के एक अच्छे इलाके की बात कर रहा हूं। तो स्थिति यह है कि सारी सरकारों को समझना पड़ेगा, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो पूरे के पूरे हिमालयन रेंज, जो मैं बार बार कहता हूं कि इस वर्ष तो हमें दिख भी गया है कि लद्दाख से लेके सिक्किम में जो है ये घटनाएं आई हैं। और साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते में आपके चैनल और बाकी चैनल्स पे मैं मुंबई के फ्लड्स के बारे में बात कर रहा था, कल मैं चेन्नई के फ्लड्स के बारे में बात कर रहा था। तो ये स्थिति और ज्यादा होगी। अब यही है कि हम अपने जीडीपी को, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, उसके बारे में चर्चा करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, हमारे शहरों का स्वास्थ्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों को डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नदी के रास्ते में हाईवे बना दिया है और वो हाईवे रोज टूट रहा है, तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि नहीं भाई, अच्छा लगता है देखने में क्योंकि वो लोगों को दिखता है। तो नहीं, आपको तोड़ करके अगर 1 साल में या 2 साल में अगर आपको अगर विकास की गति को धीमा करना पड़े, क्यों नहीं कर सकते हम अपने धीमा? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग मरेंगे। इस वर्ष तो 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और ये सिर्फ मैं मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं, मैं लॉस टू लाइवलीहुड के बारे में बात भी हम नहीं कर रहे हैं, हम कोमॉर्बिडिटीज और बाकी चीजों के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है कि ये जो आडंबर है विकास का, जो बड़ी सड़क, बड़े बस, अच्छी मोबिलिटी, जो आपका चैनल एक वाणिज्य का चैनल, तो आप लोग तो उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक राष्ट्र का स्वास्थ्य जो है, उसके वाणिज्य, उसके आर्थिक स्वास्थ्य से नहीं नापा जा सकता। वो एक बेवकूफी होगी। हमें सामूहिक विकास, जो हम लोग सामूहिक ऑल राउंड डेवलपमेंट, कलेक्टिव विकास और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम लोग बार बार करते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। एक बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, चूंकि हम लोग गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु को एक छोटे चश्मे से देख रहे होते हैं। ठीक है, सारे स्थानीय दिक्कतें हैं, अद्वैत ने जैसा कहा, बाकी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना होगा और वहाँ पे पॉलिटिकल विल भी दिखानी होगी। लेकिन एक बड़े पैमाने में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो एक बड़ा मामला है जिसको हम लोगों को सुलझाना होगा। हम लोग तात्कालिक लाभ के लिए कोई डेवलपमेंट ना करें, दीर्घकालिक लाभ हो और संतुलित विकास हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये कैसे हो पाएगा, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। कर रहे थे कि गुड़गांव में कल बीती शाम जो कुछ देखने को मिला
वैसा आगे ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? चर्चा के दौरान ब्रेक पे जाने से पहले विमलेंदु झा साहब ने कहा कि ये पूरे इस इशू को बड़े पैमाने पर देखने की ज़रूरत यहाँ पर है। अब ये बड़ा पैमाना क्या होना चाहिए रामाचंद्रन साहब, इसको विमलेंदु जी ने लिंक किया पहाड़ों में जिस तरीके का आपदा हम देख रहे हैं वहाँ से। आप उसको एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं या फिर बेतरतीब विकास का नतीजा मानते हैं? देखिए, जहां तक पहाड़ी राज्यों का प्रश्न है, हिमाचल एक दृष्टांत है, उत्तराखंड दूसरा दृष्टांत है। उत्तराखंड तो राज्य बना काफी बाद में, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी काफी कुछ अधिक हो गया। बैठ कर मैं यही सोच रहा था कि ऐसे प्रदेशों में कुछ तरक्की लाना दिखाई दे, लोगों को पूरा और जरिया मिलना है तो सड़कें बनना जरूरी होता है, हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करना होता है, क्योंकि वही एक साधन उनके पास है, टूरिज्म को बढ़ावा देना जरूरी होता है। लेकिन ये सब करते समय कैसे हम बैलेंस रखें, ये सबसे मुख्य समस्या है। इसका मुझे कोई इमीडिएट कोई समाधान मुझे दिखता नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट एक और होंगे, डेवलपमेंट के जो चाहने वाले दूसरी तरफ होंगे, लोकल लोग भी कुछ हद तक जब तक उनको ये समस्याओं का गंभीरता मालूम नहीं होता है, वो भी चाहेंगे कि हमें भी इस राज्य बनने का, विकास का फायदा मिले। तो कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रकार के इंटरवेंशंस के एनवायरमेंटलिस्ट कोर्ट के माध्यम से रुका हुआ है, तो वो एक साधन है। वहां थर्मल प्लांट तो लग नहीं सकता है, हाइड्रो पानी पर ही डिपेंडेंट हो सकता है। तो क्या हम उस तरह का कोई भी योजना पहाड़ी क्षेत्र में ना करें, ये एक बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब हाल ही में जो देखने को मिला, उस प्रकार के समस्याओं से हमें कोई उसका ना लाभ होता है, नुकसान अधिक होता है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह सोच समझ करके, विशेषज्ञों को लगा करके एक संतुलित निर्णय लेना आवश्यक होगा। वो पब्लिक चर्चा के बाद तभी इस काम में कुछ फर्क, बदलाव आ सकता है। अन्य कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं कि जरूर डेवलपमेंट जरूरी है, तो हम रोक नहीं सकते, उससे फायदा। और उसी समय इस तरह की बातों को भी देखना जरूरी है। और हर एक इंसिडेंट से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो सीखने को क्या मिला, अब क्या सुधार ला सकता है, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दरअसल इस पे जवाब लूँगा मैं गुलाम ज़िया साहब आपसे कि ये कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में कैसे हम लोग एक बैलेंस बना कर रखें, क्या रास्ता आपको कुछ दिख रहा है क्या? क्योंकि रामाचंद्रन साहब ने कहा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है जिस तरह का विवाद यहाँ पे चला है। लेकिन इससे पहले मैं अद्वैत काला आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी अभी गुड़गांव में रहती है लेकिन बाहर जाती होंगी, कई बार पहाड़ों में जाती होंगी, हम लोग भी जाते हैं, तो अच्छे होटल मिल जाते हैं, अच्छी सड़कें मिल जाती हैं, ट्रैफिक कम रहता है, तो बड़ी खुशी होती है, चलो कितना अच्छा सरकार ने किया, यहाँ तो फ्लाईओवर बन गया, पहाड़ को काट के ही सही टनल बना दिया, तुरंत पहुँच जा रहे हैं, मनाली पहुँच जा रहे हैं, रोहतांग पहुँच जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो मन को दुख पहुँचता है कि ये सब तो हम लोग के लिए किया गया था, हम लोगों ने क्या हाल बना रखा है पहाड़ों का। आपको भी दुख होता है? क्योंकि मैं मूलतः उत्तराखंड की हूँ, तो वो मेरा राज्य है, मेरा गांव है, ज्यादा आपके दिल के करीब होगा। बहुत ज्यादा। और हर 2-3 साल में ऐसी कुछ आपदा आती है जिससे लोग बस मर जाते हैं और ना पता चलता है कि कहाँ गए, कहाँ दबे, पानी कहाँ ले गया। इतना बुरा हाल है वहां पे। और ये अनचेक्ड जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत दर्दनाक है। क्योंकि मुझे और भी चिढ़ लगती है कि आप टूरिस्टों के लिए 4 लेन हाईवे तो बना रहे हैं, पर आज भी कुछ गांवों में गर्भवती महिलाओं को खटाई पे उठा के ले जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है उनको एक सड़क तक पहुंचाने के लिए कि वो अस्पताल जा सके। तो जब लोकल पॉपुलेशन को अभी इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़ता है अस्पताल के लिए, बेसिक स्कूल बच्चों को स्कूल के लिए नदी को पार करना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए, आप उस पर फोकस करिए ना। आप 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, आप पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, आप हमारी संस्कृति जो है उत्तराखंड की वो खत्म हो रही है। आपने ना भाषा को, ना को, किसी चीज को प्रिजर्व नहीं किया। पलायन इतना हो रहा है पहाड़ों से क्योंकि वहां पे नौकरियां है ही नहीं। और फिर आप कह रहे हैं आप नौकरियां ला रहे हैं, पर किस नौकरियां ला रहे हैं, किस तरह की नौकरियां ला रहे हैं? कुछ हो ही नहीं रहा। होटल्स बनवा रहे हैं, वहां पे भी वेटर और कुक की नौकरी ही मिल रही है लोकल लोगों को। तो कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, कहाँ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोकल लोगों को बढ़ावा मिले? वो बिल्कुल नहीं होता है। और याद रखिए उत्तराखंड 4 धाम का स्थान है,
तो वहां के जो लोकल लोग हैं उन सदियों से, पीढ़ियों से उन 4 धामों को सुरक्षित रखा है, पर आपको कोई परवाह नहीं है वहां का मूलतः जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वहां की संस्कृति के साथ क्या हो रहा है, वहां की भाषा कैसे भ्रष्ट हो रही है, आपको कोई परवाह नहीं है। और वहां पे जब ये आपदा आती है तो टूरिस्ट तो जाते ही हैं, पर लोकल लोग, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर चला जाता है, खेत चला जाता है, जान जाती है। और बस मैं आपको बता दूं, आखिरी आपदा नहीं है, और होंगी। एक बहुत बड़ा आने की आशंका है उत्तराखंड में। गुलाम जिया साहब, इस तरह के इस सेक्टर बताइए। मेरा ये मानना है कि अगर रेट्रोफिटिंग, क्योंकि अब और तो कोई हल आपके पास है नहीं, आप कोई नया शहर तो नहीं बसा रहे हैं जहां आपको मास्टर प्लानिंग से शुरुआत करने का एडवांटेज मिल रहा हो। यहाँ रेट्रोफिटिंग ही एक वाहिद हल है जो सारे जहां जहां पर भी इस किस्म के मसाइल हम देख रहे हैं उनको हल करने के लिए आपको वहां शहर कहीं और हटा के उस शहर को आप दोबारा ठीक करने का तो आपके पास साधन है नहीं, आपको रेट्रोफिटिंग करनी है। और उसका एग्जाम्पल हमने मुंबई में देखा है, जो ब्रिमस्टोन जो सिस्टम इन्होंने लाया था उसके तई कई सारे स्टॉर्म वाटर अरेंजमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग किए गए हैं, जिसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट है। तो अगर मुंबई में इम्प्रूवमेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई में मुकम्मल तौर पे इस चीज का हल पा लिया गया है, उस पर काम अब भी चल रहा है। और चूंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ एनवायरनमेंट के साथ ही साथ लगी हुई है, बंधी हुई है और चल रही है, तो दोनों चीजों को बैलेंस करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन हल है शॉर्ट टर्म, यूं तो नहीं मुमकिन है कि अगले चंद महीनों में हो जाएगा, बिकॉज वो भी प्रोग्राम जो चल रहा है वो मेरा ख्याल है कम से कम 8-10 साल तक तो खींचा था, अब भी काम उस पर चल रहा है। लेकिन हल है मौजूद, अगर आप पूरी तरह से हिम्मत जुटा पाए, कन्विक्शन ले आए, तो इनका हल निकाला जा सकता है। कम से कम अर्बन एरियाज के बारे में मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि इसका हल मौजूद है। अब जो खास तौर से ऐसी लोकेशंस की बात हो रही है जो पहाड़ों में हो, या इस 4 धाम की और खास जो स्पेशल लोकेशंस की बात हो रही है, उसके लिए शायद मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा कम पाता हूं, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद जॉब्स के लिए पलायन की बात हो रही है, शायद जॉब्स के लिए लोग वहां से कहीं और चल पड़े, लेकिन आई थिंक प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। लेकिन कम से कम अर्बन एरियाज में तो इन मसाइल का हल मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में निकाला जा सकता है। शॉर्ट टर्म मुश्किल है, मीडियम टर्म में डेफिनेटली निकाला जा सकता है। और फंडिंग की कमी नहीं है, ये शायद आज से 5-8 साल पहले फंडिंग कभी कम थी, अब फंडिंग की कोई कमी मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है, क्योंकि 1.5-2 लाख करोड़ फंड जुटाने के लिए आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड वगैरह जारी करने के परमिशन मिल चुके हैं, बहुत सारे रास्ते यहाँ पे। विमलेंदु, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम किया है, कि पहाड़ों में डेवलपमेंट का मतलब क्या माना जाए, कि पहाड़ के जो वास्तविक नेचर है उससे उलट कुछ करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा? क्या डेवलपमेंट और पहाड़ के वास्तविक नेचर में कोई तालमेल बैठा के डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं क्या? एकदम हो सकता है, लेकिन बहुत बार जब हम इस डिबेट में पढ़ते हैं ना कि हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में द्वंद्व के बारे में, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। मतलब मैं कहूंगा कि जबरदस्ती की हम बात करने की कोशिश करते हैं, और जबरदस्ती को हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि वो लार्जर जो कमर्शियल नैरेटिव है जो कि नॉनसेंसिकल नैरेटिव है, उसको प्रेरणा देता है। इसी कारण हम बार बार ये बैलेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल थिंग है कि देखिए सर, अगर आपको कोई कहे कि 200 किलो लेकर के आप चलें, तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो 200 किलो उठा सकते हैं अपने कंधे पे। तो हम सबों की कैरिंग कैपेसिटी है, इंसानों की कैरिंग कैपेसिटी है, मकान की कैरिंग कैपेसिटी है, ट्रक्स की कैरिंग कैपेसिटी है, पेड़ों की और टहनियों की कैरिंग कैपेसिटी है, उसी तरह हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी है। और हम तो विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं, और सारे साइंटिस्ट ने पिछले 60, 70, 100 सालों से कहा है कि हिमालयन इकोलॉजी जो है वो एक बहुत ही एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है। उस पे आप कैसे काटें, कितना काटें, वो बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने देखा है कि जो लगभग 300 से 400 सड़कें टूट गई हैं और सड़कें उखड़ गई हैं, क्यों? क्योंकि पेड़ आपने वहां के काट दिए। तो आप मोबिलिटी को आप प्रायोरिटी देंगे
और तो वो विनाश होगा। आप एक ही सड़क को आप बार बार बनाइए, उसको अगर आप कहते हैं कि उसको विकास कहते हैं तो ये तो मूर्खता वाली बात है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट देखें, उस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर वहां पे स्लोप है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में रामचंद्रन जी कह रहे थे कि बिजली कैसे लेके आए, अरे बिजली आवश्यक है या जीवन ज्यादा आवश्यक है? बिजली आवश्यक है। मैं शहर में रह करके मैं 24 घंटे बिजली में रहता हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा अरे मैं वो तो लालटेन की दुनिया में रहे, मैं इसकी परिकल्पना नहीं कर रहा। मैं लेकिन कर रहा हूं कि उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी है क्या, उतने बड़े डैम बनाने का। स्पेसिफिक, हाँ, मैं थोड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं कि पहाड़ों में मान लिया जाए कि मनाली की बात कर लें, हम वहाँ पे ये ना देखें कि लोग कितने जा रहे हैं, हम ये देखें कि वहाँ पे 2 लेन को 4 लेन बनाने की क्षमता है कि नहीं उस पहाड़ में, बजाय ये कि 4 लेन की गाड़ी जा रही है इसलिए 4 लेन बना दो। क्यों आप ये कहना चाहते हैं? वही है जी, जैसे कि आप दिल्ली में आप सड़कें 8 लेन की बना लीजिए ना, लेकिन वहां अगर पहाड़ को आप 45 डिग्रीज जो आपको साइंटिस्ट कहते हैं कि आप 45 डिग्री से कम में पहाड़ ना काटे, नहीं तो लैंडस्लाइड होगा। आपको कहा जाता है कि आपको फ्लड प्लेन में कोई भी चीज निर्माण ना करें, जो कि बार बार सारे साइंटिस्ट कह चुके हैं। लेकिन सारे के सारे हाईवेज अगर वहीं बने हैं और आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो हैं वो ज्यादा और हो रही हैं, तो आप नदी के तट पे कोई भी विकास की परिकल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स है। आप कोई भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्यों नहीं होता है? अगर आप पेड़ काटेंगे, ये मतलब मूर्ख वाली बात है कि अगर आपने एक एल्यूवियल लूज हिमालयन फ्रेजाइल इकोसिस्टम में के देवदार के पेड़, आपको जान के चकित होंगे आप कि जिस जगह वो हरसिल की जो घटना हुई थी उसके ऊपर 70 किलोमीटर का जो पूरा गंगोत्री का रास्ता है, उसमें फिर से इस दुर्घटना के बावजूद 2800 पेड़ों को काटने का परमिशन सरकार ने दे दिया है। तो आपको यहां से देहरादून जल्दी पहुंचना है, 3 घंटे में पहुंच जाए, या फिर देहरादून जिंदा रहे, मसूरी जिंदा रहे। हाँ, लोगों को एजुकेशन की व्यवस्था, हम पता है क्या करते हैं, और आज से नहीं 40 साल से करते हैं और सरकार करती है ये, कि हम किसके नाम पे पर्ची फाड़ते हैं। हम किसी और के नाम पे विकास की परिकल्पना तो करते हैं, लेकिन वो होता किसके लिए है? वो मेरे आपके अमीरों के लिए बहुत बार हम परिकल्पना करते हैं। लेकिन एक चीज है कि नदी की तो अपनी व्यवस्था है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 10 स्टेक होल्डर्स है, नदी भी एक स्टेक होल्डर है ना, उसमें जंगल भी एक स्टेक होल्डर है, और वही हो रहा है। अगर आप इससे नहीं सीख लेंगे, आज आप देखिए, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया मनाली के जो ब्रिज और जो पुल और सब टोल पे नदी बह रही है, तो किसकी गलती है? जिसने टोल नदी के ऊपर बनाया वो ना, और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स करती है सरकार या फिर हमारे न्यायालय कि वहां पे हमने, आप देखिए जोशीमठ जो है वो धंस रहा था, उसी तरह आप देखिए बंबई के कितने लाखों पेड़ों को काट करके कोस्टल रोड बना रहे हैं ताकि लोग एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जल्दी पहुंच जाए। अगर भाई साहब शहर ही नहीं बचेगा, अगर हिमालय ही नहीं बचेगा, अगर लोग ही नहीं बचेगा, आपकी उम्र 10 साल कम हो रही है लेकिन बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बिजली में जी रहे हैं, लेकिन सांस जो है प्रदूषित ले रहे हैं, तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी। तो फिर इसका एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। और इस बार जो प्राकृतिक आपदा आई है पहाड़ों में, वो वाकई इन सारे सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। और हम जब वहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग करें, डेवलपमेंट का काम करें, तो इन सारे पहलुओं पर गौर करने को अब हमें मजबूर होना पड़ेगा, वरना दिनों दिन हालात और ज़्यादा बदतर होंगे और शायद और भयावह तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।